हेलो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आज हम नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अरेंजमेंट्स हैं एलिमेंट्स का, वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे वेरी कर रही हैं, कैसे वेरी करती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पीरियड्स में भी पढ़ेंगे, ग्रुप्स में भी पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। एक एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, उन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी बनती है फिजिकल और केमिकल, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन उन सब में जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। पहले थोड़ा हल्का सा बेसिक, जिनकी जरूरत है हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पीरियडिक टेबल को हमें स्टडी करना पड़ेगा। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स किसके अकॉर्डिंग अरेंज हैं, ग्रुप्स कैसे हैं, ब्लॉक कौन से हैं, वो सब। तो आज मैं पीरियडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की एक जो स्टार्टिंग में जनरल प्रॉपर्टीज आती हैं, उन जनरल प्रॉपर्टीज में आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, है ना। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई, वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट में हमने पढ़ा था, हमने डी ब्रो इक्वेशन पढ़ा था, और हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा था। और एक कॉन्सेप्ट वहां पे आया था किसका, ऑर्बिटल का। एक कॉन्सेप्ट आया था ऑर्बिटल का। डी ब्रोई क्या कहता है कि जो हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर है। कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, उसके ड्यूअल नेचर है हमारे पास में। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। एक ब्रांच है साइंस का जिसको बोलते हैं क्वांटम। और वो क्वांटम में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या मानते हैं, एज अ वेव मानते हैं, एज अ वेव कंसिडर करते हैं। और उसी में हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मींस इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है और ये वेव फॉर्म में कौन मूव कर रहा है, यूं वेव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, तो वहां पे क्या था, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम अकॉर्डिंग टू डी ब्रो इक्वेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये पढ़ा था डी ब्रो में। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी, क्या 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 चीजें भाई, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एग्जैक्टली हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विद हाई एक्यूरेसी। दोनों को एग्जैक्टली एक्यूरेटली क्या करना, मेजर करना बड़ा क्या है, मुश्किल काम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है और वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। तो मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, हमने ये तो डी ब्रोई के माना, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। किस फॉर्म में भाई, वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। किस फॉर्म में मूव कर रहा है, वेव फॉर्म में। तो वो क्या होता है, कभी न्यूक्लियस से क्लोज आता है, कभी न्यूक्लियस से दूर भी चला जाता है, कभी न्यूक्लियस से क्लोज आता है, कभी न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। लेकिन वेव फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो हम क्या करते हैं, हम वो रीजन लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 90 to 95% हो। 90 to 95% प्रोबेबिलिटी हो किसकी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की। और उसी रीजन को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिटल कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, ऑर्बिट। मतलब फिक्स बाउंड्री तो है नहीं। पहला कॉन्सेप्ट यहां पे समझना कि हम तो सिर्फ वो रीजन ले रहे हैं 90 to 95% जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के अराउंड में। तो क्या नहीं है हमारे पास में फिक्स्ड, क्या नहीं है हमारे पास में फिक्स बाउंड्री नहीं है हमारे पास में। हो सकता है वो 94 पे ले ली हो हमने बाउंड्री, हो सकता है 95 पे ले ली हो सकता है 93 पे ले ली हो सकता है 90% पे ले ली हो। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो यहां पे भी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो यहां पे भी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो यहां पे भी है। लेकिन हम सिर्फ वो रीजन ले रहे हैं जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या 90 to 95%। और इसी रीजन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 90 to 95%। और उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है और उसकी वेलोसिटी हम दोनों पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझना। फिक्स बाउंड्री नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। फिक्स बाउंड्री नहीं है। हम सिर्फ वो रीजन ले रहे हैं जहां पे 90 to 95% क्या हो, प्रोबेबिलिटी हो। अब मैं बढ़ता हूं एटॉमिक रेडियस की तरफ। मान लीजिए कि ये मेरे पास में न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है, शेल है। वॉर में हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसमें, डिफरेंट शेल्स में। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है आपका, ये थर्ड सेल है आपका, ये फोर्थ सेल है आपका। मतलब नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास में। फाइन, वॉर में हमने ये भी पढ़ा था, यहां से ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, फिर इनके बीच की डिस्टेंस कम, ये कम, ये कम, ऐसा होता जाएगा। ये क्या है हमारे पास में, सेल्स है जिसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये तो कौन सा है आपका, ये सेल है आपका KLMN। और क्वांटम नंबर में इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, N से, जिनको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला था। वो क्या होता है, 1 2 3 और 4। सपोज कीजिए मेरे पास नहीं है कोई सेल, मैं एक एलिमेंट ही ले लेता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास सेकेंडियम है, क्या मेरे पास में स्कैंडियम है। सेकेंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 फोर्थ n इज इक्वल टू फोर्थ, मतलब फोर्थ सेल। तो ये फोर्थ सेल आप मेरे पास, ये न्यूक्लियस है और ये फोर्थ सेल है। यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस, ये कौन सा सेल है, ध्यान सुना भी, आउटर मोस्ट सेल। मतलब एटॉमिक रेडियस में ये डिस्टेंस है किसका, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल ऑफ गैसेस एटम। एटॉमिक रेडियस पढ़े तो क्या लेंगे, एटम। और क्या होगा, वो आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा। क्यों भाई, एटम की प्रॉपर्टी पढ़े तो एटम लूंगा मैं, और आइसोलेटेड क्यों लूंगा वो सुनना भी। मान लीजिए मेरे पास ये न्यूक्लियस, अभी एक सेल है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं यहाँ पे। ये दूसरा न्यूक्लियस है, एटम है, और इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम के ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होंगे। मतलब एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करेंगे। और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इनके बीच में होंगे, और उन्हीं की वजह से इनके बीच का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कुछ चेंज हो सकता है। इसीलिए क्या लेंगे हम, सिर्फ आइसोलेटेड गैसेस एटम ही लेंगे। तो क्या फिर से देना, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस है क्या, एटॉमिक रेडियस, आइसोलेटेड एटम का एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस को किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉन में भी लेते हैं, नैनोमीटर में भी लेते हैं, पिकोमीटर में भी लेते हैं। जनरली 3 ही यूनिट है हमारे पास में। 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है बच्चों।
वन नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है, और पिकोमीटर क्या होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ये यूनिट्स हैं किसकी, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने की। अब प्रॉब्लम अराइज होती है क्या कि भाई एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस तो डिफिकल्ट है बहुत कैलकुलेट करना। किसी भी एटम का हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैसे निकालें जब उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है। फिक्स बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री अगर मैंने ये ले ली मान लो तो एटॉमिक रेडियस ये हो गया, लेकिन बाउंड्री मैंने ये ले ली क्योंकि मैंने 90% का रीजन लिया तो ये 90% का रीजन होगा, और मैंने अगर 95% का रीजन लिया तो थोड़ी सी बाउंड्री क्या होगी बढ़ गई। तो इसमें तो एटॉमिक रेडियस ये होगा, इसमें एटॉमिक रेडियस ये होगा। तो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस का क्या करना, कैलकुलेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। दूसरा, हम एक एटम को आइसोलेट भी नहीं कर सकते इजिली। कैसे आइसोलेट करेंगे, एक अकेले एटम को तो आइसोलेट करना मुश्किल काम है ना। या एक एटम दूसरे एटम के क्लोज होगा तो वो एक दूसरे के एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। थर्ड, एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इनर्ट गैसेज को अगर मैं छोड़ दूं, इनर्ट गैसेज को अगर मैं छोड़ दूं तो इनर्ट गैसेज के एटम्स के अलावा जो भी एटम्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे गैस है हमारे पास में, गैस है वो किस फॉर्म में, मोलिकुलर फॉर्म में। मेटल है हमारे पास में किस फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में। अगर मैं बात करूं सपोज Cl2 की, तो Cl का एटॉमिक रेडियस कब निकालोगे जब Cl एग्जिस्ट करेगा अकेला। Cl अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा नहीं। Cl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में, और Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो फॉर मॉलिक्यूल का हम रेडियस निकालें, फिर एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करें। तो एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी वजह से भी एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं कैसे, डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ द गैसियस आइसोलेटेड एटम, वो आपका एटॉमिक रेडियस होगा। ये उनकी यूनिट्स होगी, और ये क्या होगी, डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो इंस्टेड ऑफ द एटॉमिक रेडियस मैं नेक्स्ट यहां पे बढ़ रहा हूं, और एटॉमिक रेडियस की बजाय मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं कुछ अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ द रेडियस। और वो दूसरे डिफरेंट टाइप के रेडियस क्या है वो हम यहां से पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, कोवलेंट रेडियस हम यहां से पढ़ रहे हैं। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट रेडियस। देखो मैंने तुम्हें बताया अभी क्या भाई, मैंने बताया सपोज ये क्लोरीन है हमारा, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन, Cl2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम से जुड़ा हुआ है कोवलेंटली, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से होता है। एक क्लोरीन का एटम ये है, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक क्लोरीन ये है, उसके ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, इसके भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या इसको रिक्वायर है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको भी रिक्वायर है, क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ये इधर पड़े हुए हैं इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे पड़े हुए हैं इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जुड़ना है, और तो ये दोनों क्लोजली आएंगे ऐसे, और ये ओवरलैप कर देंगे। ये फर्स्ट क्लोरीन और ये सेकंड क्लोरीन, और ये इन दोनों के क्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले वाले का न्यूक्लियस और ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, बॉन्डेड न्यूक्लियस हो गई, ये वाले यहां से यहां, और ये क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे तब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, ये कोवलेंट बॉन्ड किसका, क्लोरीन का।
अगर ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड की डिस्टेंस का मैं क्या कर दू, हाफ, यहां से यहां तक, तो ये क्या बन जाएगा, इसको बोलूंगा मैं कोवलेंट रेडियस। क्या कहूंगा इसको, कोवलेंट रेडियस। तो क्या हुआ, हाफ डिस्टेंस है, आधा, दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, टू न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का क्या, हाफ, वो क्या होगा आपका कोवलेंट रेडियस होगा। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स न्यूक्लियस। इस डिस्टेंस का हाफ है भाई, वो क्या होगा आपका कोवलेंट रेडियस होगा। इसको मैं कहूंगा क्या, कोवलेंट रेडियस। ये पहला था आपका कोवलेंट रेडियस, मैंने क्लोरीन का निकाला। ऐसे किसका हो सकता है, हम Br2 का निकाल लेंगे, ऐसे हम किसका निकालेंगे, ऐसे हम F2 का कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, O2 का, N2 का, इन सब का क्या आ जाएगा, कोवलेंट रेडियस हमारे पास में आ जाएगा।